नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन आप सभी का फिर से अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि हम जो खाना खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तो हम लोग जो भी खाते हैं जैसे चिकन, मटन, अंडा, बर्गर, रोटी, भात, चावल जो भी खाते हैं, तो हम लोग उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। ठीक है, अभी खाने का मेन उद्देश्य क्या है कि उससे हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो अभी हम जो मान लीजिए चावल खाएं, तो ऐसे लोग तो बोलते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत रहता है। तो ऐसा तो नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहता है, तो ये अंदर सिस्टम में जाके टूटता है और सिंपल फॉर्म में टूटता है, और टूट के ऐसे फॉर्म में टूट जाता है ताकि इसे शरीर जो है एब्जॉर्ब कर सके, मतलब सोख सके, उससे जो पोषक तत्व है उसको सोख सके। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। मतलब भोजन को तोड़ने की पद्धति को और उसे बहुत ही साधारण तत्वों में बनाने की पद्धति को बोलते हैं मेनली डाइजेशन। ठीक है, और क्या होता है कि जो सिस्टम इस काम को करता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन समझ लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें मेनली क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। ठीक, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे टिश्यू, जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सेल बनाता है आपका टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है सिस्टम। तो यहाँ भी बहुत तरह के ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गन मिल के इसको बना रहे हैं। तो पार्ट्स में मेनली जो होते हैं दो चीज़ होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उसमें एक होता है आपका एलिमेंट्री कनाल, मतलब ये जो देख रहे हैं आप कनाल, पूरा पाइप ही दिख रहा है आपको अंदर, ये कनाल हो गया एक पहला एलिमेंट्री कनाल, और दूसरा हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब इसमें और क्या क्या ग्रंथि होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कनाल की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कनाल में मुख्य रूप से 6 चीज़ होते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये 6 पार्ट हो गए आपके एलिमेंट्री कनाल। ये पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, इसमें लेबल नहीं है, जब हम समझाएंगे तो एक एक करके इसको लेबल करेंगे क्या कौन सा चीज़ क्या है। अभी एसोसिएट ग्लैंड्स में क्या होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जो आपका मुंह में जो लार जो तैयार होता है, तो वो जो लार तैयार करने का काम जो करता है वो हो गया सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा हो गया लीवर, और तीसरा हो गया आपका पेंक्रियाज। तो ये है गया ग्लैंड। तो आज के वीडियो में हम इन सारे जो है एलिमेंट्री कनाल में जो पार्ट्स है इनके बारे में ही पढ़ेंगे। फिर बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस मेरे आएंगे उसमें आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन कैसे होता है, कैसे आप जो होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग एलिमेंट्री कनाल को एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। आज जो है मैं डायरेक्ट लिख के ही पढ़ाऊँगा, कुछ ऐसे लिखूँगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कनाल का जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, अभी हम लोग ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओरल कैविटी किसको बोलते हैं? ये जो हमारा मुंह देख रहे हैं आप, कैविटी मतलब छेद, ओरल मतलब मुंह, तो मुंह के छेद को ओरल कैविटी बोलते हैं। तो यहीं से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है आपका ओरल कैविटी से और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाता है और एनस में जाके खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओरल कैविटी में देख लेते हैं कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। तो ओरल कैविटी में आपका होता है टीथ, यानी कि दांत, फिर होता है आपका टंग। ठीक है, ये दो ही मेन पार्ट है जो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर एक तरफ से देखा जाए तो अभी इसमें और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे आपका हो गया पैलेट,
पैलेट में आपका हो जाएगा सॉफ्ट पैलेट, यानी पैलेट मतलब हो गया आपका तालू। फिर आपका हो जाएगा इसमें हार्ड पैलेट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ रहते हैं। म्यूकोसा रहते हैं, बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं, ये गाल के तरफ जो अंदर की तरफ का जो गाल का पास पोर्शन होता है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। तो अभी डिटेल में हम सिर्फ जो है टीथ और टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टीथ में क्या क्या होता है। तो अगर टीथ का बात करें हम लोग, चलिए देख लेते हैं टीथ यानी कि दांत। तो अगर हम लोग टीथ का बात करें तो हमारे मुंह में जो है टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो ये 32 दांत जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं आपका 4 तरह का दांत होता है मुंह में मेनली। ये एडल्ट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बच्चों का बात नहीं कर रहे, एडल्ट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 तरह का दांत क्या क्या होता है? आपका होता है इंसाइजर, इंसाइजर होते हैं आपके 2, ठीक है। अभी अगर मुंह को हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 3 4 पोर्शन बनेगा, और एक पोर्शन, हर एक पोर्शन में आपके 8 दांत होते हैं। तो टोटल मुंह में हो गया 32 दांत, 8 16 24 32, तो 32 दांत। तो उसमें से अगर एक पोर्शन को हम पकड़ते हैं तो बीच के 2 दांत जो होते हैं उसको बोलते हैं इंसाइजर। उसके बाद वाला जो दांत होता है उसको बोलते हैं हम लोग केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। केनाइन कितना होता है? 1। उसके बाद होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं 2, और उसके बाद होता है आपका मोलर, मोलर होता है आपका 3, ठीक है। तो इंसाइजर सामने के 2 दांत हो गए, इंसाइजर 2। उसके बाद कॉर्नर का एक दांत होता है जो काफ़ी लंबा होता है, किसी किसी में ड्रैकुला जैसा हो सकता है, आप मेरे में भी देख सकते हैं, ड्रैकुला की तरह होता है, उसको बोलते हैं केनाइन। केनाइन के बाद होते हैं प्रीमोलर्स, और उसके बाद होते हैं मोलर्स। तो इसको प्रीमोलर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मोलर के पहले, प्री मतलब पहले होता है, तो मोलर के पहले होता है इसलिए इसको प्रीमोलर बोलते हैं। और ये संख्या में 2 होता है, और मोलर होता है 3, जिसको हम लोग पहला चौवा, दूसरा चौवा और तीसरे को अकल चौवा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको डेंटल फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, डेंटल फॉर्मूला बैठाएंगे इसका हम। अच्छा, ये मैं 11th-12th लेवल का डेंटल फार्मूला बोल रहा हूँ, ठीक है। डेंटिस्ट्री का अगर डेंटल फार्मूला की बात करें तो वो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए आपको 5 साल BDS का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डेंटल फार्मूला का बात करें तो NCERT के हिसाब से मैं इस लेवल का अगर बताऊँ तो आपका पड़ेगा इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, मतलब 2 सेंट्रल इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, ठीक। उसके नीचे 2 सेंट्रल इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये हो गया आपका डेंटल फार्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है डेंटल फार्मूला। अभी नेक्स्ट ये हो गया दांत कितने तरह के होते हैं, ये हमने देख लिया, 32 होता है। उसके बाद क्या क्या होता है, अभी हम लोग एक चीज़, एक यहाँ पे एक वर्ड है थीकोडोंट, ये दांत का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। दांत में एक वर्ड होता है थीकोडोंट। अभी थीकोडोंट मतलब क्या होता है कि हमारा जो दांत होता है ना, वो छोटा छोटा सॉकेट के अंदर में धंसा हुआ रहता है, हड्डी का सॉकेट रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये सॉकेट है और ये दांत है, ठीक है, ये ऐसे धंसा रहता है सॉकेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के अटैचमेंट को, जिसमें दांत जो है सॉकेट के अंदर घुसा रहे, उसको बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। और एक वर्ड है डाइफियोडोंट। अभी डाइफियोडोंट क्या होता है कि डाई मतलब हो गया 2 और डोंट मतलब हो गया दांत, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में क्या होते हैं, दांत 2 बार आते हैं। एक होता है बच्चा का दांत और एक होता है बड़ा का दांत। तो बच्चे के दांत को हम लोग प्राइमरी टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध का दांत। और उसके बाद आता है परमानेंट दांत। तो चूंकि हमारे लाइफ में 2 बार दांत आता है, तो इसीलिए हमारे जो दांत आने का जो भी बोलिए उसको डाइफियोडोंट बोलते हैं। हमारा मुंह किस तरह का है, तो हमारा मुंह है डाइफियोडोंट। ये क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कि हमारे मुंह का अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ दे देगा आपको थीकोडोंट और डाइफियोडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट, इस तरह ऑप्शंस देगा। तो आपको थीकोडोंट और डाइफियोडोंट, ये हमारे मुंह के दांत का संरचना होता है, ठीक है। अभी दांत का काम क्या है? दांत का काम मेनली क्या है कि हम कुछ भी चीज़ को खाते हैं तो दांत उसको चबाता है,
बड़ा आनंद लेके हम उसको चबा के खाते हैं। तो दांत का मेन काम है कि जितना भी खाना हम ले रहे हैं उसको चबा के एकदम महीन करना, उसका यही होता है दांत का काम, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन, यानी चबाना। दांत का काम है चबा के भोजन को महीन करना। ठीक, तो ये हो गया है दांत के बारे में कि 32 दांत होते हैं, उसमें जो होता है आपका 2 सेंट्रल इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर होता है। इसको बोलते हैं थिकोडोंट, यानी कि दांत जो है सॉकेट के अंदर धंसा हुआ रहता है, इस तरह के अटैचमेंट को बोलते हैं थिकोडोंट। और चूंकि हमारे मुंह में 2 बार दांत आता है, एक दूध का दांत और एक पक्का दांत, इसलिए इन आदमी मनुष्य के दांतों को डायफियोडोंट बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका काम क्या है? मेनली इसका काम है कि किसी भी खाने को चबा के एकदम महीन करना, यानी कि मैस्टिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चलिए ये हो गया आपका दांत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका मुंह, ओरल कैविटी में क्या है? टंग। तो चलिए टंग के बारे में देखते हैं। तो टंग क्या होता है? ये जीभ, सबको पता है जीभ होता है, जीभ को टंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है मस्क्यूलर ऑर्गन है। ठीक है, और ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल, मतलब इस जीभ को आप किधर भी मूव कर सकते हैं। और ये पूरा जो है मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये फ्रीली मूवेबल होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये रहता है फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि अभी देखिए ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी का एक ऊपर का पोर्शन था जिसको तालू बोलता है और नीचे जीभ होता है। तो आप समझ लीजिए ऊपर का पोर्शन को छत और नीचे का पोर्शन को जमीन। तो जमीन मतलब फ्लोर। तो ये जीभ जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है, फ्लोर ऑफ द माउथ रहता है। ठीक है, अभी ये फ्रीली मूवेबल है, लेकिन कुछ तो जरूर होगा इसके पास जो इसको पूरा जो मूव करने नहीं देता है, अटैच करके रखता है। तो आप अगर जीभ को उठाइएगा तो नीचे देखिएगा एक अटैचमेंट रहता है जिसको बोलते हैं फ्रीनुलम। फ्रीनुलम, ये फ्रीनुलम के साथ अटैच रहता है। ठीक है, अभी जीभ के ऊपर जो है ना कुछ प्रोजेक्शंस रहते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये आपका जीभ है। ठीक है, ये जीभ है, तो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे उभार आपको मिलेंगे। कुछ यहाँ मिलेंगे, कुछ आपके साइड्स में मिलेंगे। तो इन सब उभार को क्या बोलते हैं? पैपिला, पैपिले। अभी ये पैपिला का में होता है टेस्ट बड, टेस्ट बड। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जीभ में कुछ उभार पाया जाता है जिसको पैपिला बोलते हैं, और इसी पैपिला में टेस्ट बड रहता है जिसका मेन काम होता है कि आपको स्वाद का जो है वो एक्सपीरियंस स्वाद करना। ठीक है, कोई भी खाना आप खाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जैसा भी है, तो वो सेंसेशन देने का काम ही टेस्ट बड का है। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो टंग का जो काम है डाइजेशन में वो बस इतना ही है कि वो टेस्ट को बताता है कि खाने का टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो ओरल कैविटी में 2 चीज़ हम लोग पढ़ लिए, टीथ और टंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स, चलिए अब इधर आके देखते हैं। ठीक है, अभी ये आपका ओरल कैविटी हो गया, ये वाला पोर्शन आपका हो गया फेरिंग्स। चलिए अभी फेरिंग्स क्या है ये समझते हैं। फेरिंग्स मेनली एक ऐसा जगह है जो कि कॉमन पैसेज है जहाँ से आपका खाना भी पास होता है और जहाँ से आपका एयर भी पास होता है। अभी आप खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हवा भी जा रहा है और खाना भी जा रहा है, दोनों एक ही रास्ता से जा रहा है। यहाँ आके ये भले अलग हो जा रहा है, लेकिन ये फेरिंग्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका खाना भी पहुँच रहा है और आपका एयर मतलब हवा भी पहुँच रहा है। ठीक है, तो अभी ये फेरिंग्स के अंदर जो दोनों पहुँच रहा है, तो अभी क्या है कि अभी खाने को तो जाना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, और हवा को जाना है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी श्वसन तंत्र में। तो कैसे जाएगा? जब दोनों एक ही जगह पहुंचा तो जाएगा कैसे? तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ढक्कन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ढक्कन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
इपीग्लॉटिस, ठीक है। तो चलिए, और ये कार्टिलेज का बना होता है, चलिए देख लेते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है। तो इस फेरिंग्स में, फेरिंग्स क्या है, मेनली ये कॉमन पैसेज है, ठीक है। क्या है ये, कॉमन पैसेज, किसके लिए है, फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अभी इसमें होता है इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस ये किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अभी इसका फंक्शन क्या है कि फेरिंग से ही जो है, ये देखिए ये आपका, ये बना रहे हैं हम दाएं तरफ, ठीक है, लेकिन ये है एक्चुअली बाएं तरफ। अगर आप इधर से कंपेयर किए तो ये बाएं तरफ है, ठीक है। तो यानी कि खाना को बाएं तरफ जाना है, इधर जाना है, ठीक है, दाएं तरफ नहीं जाना है, इधर सांस को जाना है। तो क्या करेगा ये इपीग्लॉटिस होता है, अभी जो ये जो ट्रैकिया लिखा हो यहाँ पे, ट्रैकिया, ये जो होता है ये आपके सांस को ले जाने का काम करता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे खाना और सांस, हवा बोलिए या सांस जो बोलिए, हवा जो यहाँ पे पहुँचा, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रहता है। फ्लैप मतलब होता है ढक्कन टाइप का रहता है, ठीक है। जो ग्लॉटिस मतलब होता है आपका ग्लॉटिस, ग्लॉटिस हो गया ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, यानी कि इस ट्रैकिया को समझ लीजिए, यहाँ से जो विंड जाएगा, जो हवा जाएगा, उस पाइप के ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ओके। तो जब हम खाने को निगलते हैं, ये जो निगले हम, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो इपीग्लॉटिस है ये इस रास्ते को बंद कर देता है। तो जैसे ना बंद करता है तो खाना सीधा आपका आगे अपने रास्ते में चला जाता है। तो इसको इपीग्लॉटिस क्यों बोलते हैं, देखिए इपीग्लॉटिस, इसको याद करने का बड़ा ही इजी तरीका है। ईपी मतलब होता है ऊपर, और ग्लॉटिस मतलब ये ग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस के ऊपर चूंकि ये ढक्कन बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे आया आपका दोनों चीज़, खाना भी आया, हवा भी आया। अब इपीग्लॉटिस ये खट से बंद किया इसको, खाना अपना चला गया रास्ता में, फिर ये खुल गया, हवा चला गया इस रास्ते में, ठीक है। तो अभी ये जो इपीग्लॉटिस है ये लेकिन हमारी मर्जी से काम नहीं करता है कि हम जब मन गए भैया इपीग्लॉटिस बंद हो जाओ, खुल जाओ, ऐसा नहीं है। ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ना आप स्वैलो किए तो वो न्यूरल रेस्पॉन्स गया ब्रेन को, तो वो बोलेगा एपिग्लॉटिस को तुम बंद हो जाओ। तो कभी कभी क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते खूब बकबक कर रहे हैं, अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो क्या होता है कि ब्रेन को वो जो स्वैलो की वो सिग्नल ही नहीं गया। अभी सिग्नल नहीं गया तो एपिग्लॉटिस को भी सिग्नल नहीं गया। तो अब एपिग्लॉटिस को सिग्नल नहीं गया तो एपिग्लॉटिस बंद होना भूल गया। तो खाना इधर भी जा रहा था और इधर भी घुस गया। तो जैसे इधर घुस जाता तो हम खांसने लगते कि भाई कहाँ चला गया खाना। क्यों खांसने लगते? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है इस ट्रैकिया का, लंग्स का, सबका, कि भाई उसको वापस भेजो उसके जगह पे। तो उस टाइम हम पानी पीते हैं, पानी पीते तो क्या होता है कि वो वापस से जो है घूम कर अपना जगह पे आ जाता है। अदरवाइज अगर वो ज़्यादा अंदर चला जाता है तो फिर कभी कभी देखिएगा नाक से खाना निकल जाता है। तो क्या वो घूम के फिर नाक से खाना निकल जाता है। तो ये हो गया आपका मेनली फेरिंग्स का पार्ट, कि ये कॉमन आपका पैसेज है जहाँ से आपका खाना भी पार हो रहा है, हवा भी पार हो रहा है, ठीक है। और जो है वहाँ पे एपिग्लॉटिस है, जो ग्लॉटिस को जो है जैसे ही खाना हम निगलते हैं तो वो बंद कर देते हैं ताकि वो सांस नली में नहीं चला जाए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए फेरिंग्स हो गया, अभी नेक्स्ट है ईसोफेगस, ठीक है। चलिए ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। ये ओरल कैविटी को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो इसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस कुछ नहीं है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये पतला नली है जिसमें खाना पास होता है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट होता है आपका गला से, जाता है थोरैक्स, इस रीजन को, चेस्ट के रीजन को थोरैक्स बोलते हैं, और डायफ्राम तक जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से होते हुए थोरैक्स तक जाता है, और थोरैक्स से होते हुए आगे बढ़ता है आपके डायफ्राम, ठीक है। मतलब पसली होते हुए नीचे ये डायफ्राम रहता है, वहाँ तक ये जाता है, ठीक है। और इसका मेन बस यही काम है कि खाने को जो है आगे बढ़ाते रहना है। इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, जिसके कारण ये खाने को पास करता है। बस डायफ्राम और ईसोफेगस में इतना ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज
ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टमक। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टमक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो स्टमक को देखने के लिए पहले हम स्टमक का डायग्राम बनाएंगे। एक्चुअली डायग्राम तो वहाँ बना हुआ है, वहीं पे समझा देते चलिए। तो स्टमक जो होता है ना, ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, बायां साइड में रहता है। ठीक है, अभी स्टमक में, और ये जे शेप होता है। अगर आप देखिएगा तो ये देखिए, ये लगेगा आपका कि एक जे लिखा हुआ है, इंग्लिश का जे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जे शेप्ड हो गया, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी इसके जो होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है, कौन सा पार्ट होता है इसका? एक होता है कार्डियक पार्ट, दूसरा हो गया आपका फंडस, तीसरा हो गया आपका बॉडी, और चौथा हो गया पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक रीजन। अभी देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ इसोफेगस आके आपका स्टमक में मिल रहा है, इस पोर्शन को आप बोल दीजिए कार्डियक। ठीक है, अब इसको क्यों कार्डियक बोलते हैं बता रहे, थोड़ा देर में रुकिए। फिर ये जो उभार जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हो गया फंडस, या फिर इसको बोलते हैं फंडिक रीजन, फंडिक रीजन। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बड़ा वाला एरिया, ये मेनली जो 80% पोर्शन है, ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द स्टमक। ठीक है, और जो सबसे एंड पार्ट है ये हो गया आपका पाइलोरिक रीजन। तो ये मेन 4 पार्ट है इसके, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। तो अभी इसको कार्डियक पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्डियो जो वर्ड है, कार्डियो मतलब होता है हार्ट। ठीक है, अभी हमारा हार्ट भी बाएं तरफ रहता है, ये सबको पता है कि हमारा हार्ट बाएं तरफ रहता है, और ये स्टमक भी यहाँ बाएं तरफ है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे ये मिल रहा है, ये हार्ट के बहुत करीब रहता है। हार्ट मतलब क्या? कार्डियो के बहुत करीब रहता है, इसलिए इसको कार्डियक रीजन बोलते हैं। तो मेनली इसके 4 पार्ट हो गए। कार्डियक रीजन, जो उभार स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं फंडस, जो इसका मेन जो बॉडी है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो आपका एंड हो रहा है उसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे एक ढक्कन और रहता है। क्या होता है कि मान लीजिए खाना आ रहा है, खाना पहुँच गया आपके स्टमक पे, तो स्टमक पे पहुँचने के बाद वापस ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक ढक्कन होता है जो कि बंद हो जाता है, ताकि ये वापस ना जाए। ये किसी किसी कंडीशन में वापस हो जाता है, जब आप उल्टी वगैरह कर देते हैं तब वापस हो जाता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है, इसको स्फिंक्टर, ढक्कन को स्फिंक्टर बोलते हैं। तो वो स्फिंक्टर का नाम है, क्या नाम है उसका? इसका नाम है आपका जाके गैस्ट्रो, यहाँ चलिए इधर लिख देते हैं, इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। बड़ा ही इजी है, देखिए कैसे इजी है। स्टमक को गैस्ट्रिक पार्ट भी बोलते हैं, और ये आ गया इसोफेगस, तो दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर नाम दिया गया है। ठीक है, इसका काम है सिर्फ इसका बैक फ्लो को रोकना, यहाँ जो खाना आ गया, ये खाना वापस ना जाए वो रोकना इसका काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टमक का कहानी। अब ये ओरल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। चलिए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए ये हो गया हमारा स्टमक,
अब स्टमक ये पाइलोरिक रीजन से जो आगे बढ़ेगा ऐसे सी शेप, तो यहाँ से ये शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देख रहे हैं, ये जितना भी लूप बना हुआ है, जितने भी कॉइल स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये एक सी शेप्ड पार्ट हो गया, एक हो गया बीच का पार्ट, और एक हो गया सबसे लास्ट का पार्ट। ठीक है, तो ये सी शेप्ड पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग, ये जो सी शेप्ड ऐसे जो सी कर्वेचर लिया हुआ है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और ये जो आपका मिडिल पार्ट है, इसको बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। ठीक है, और ये जो सबसे एंड पार्ट है, यहाँ पे मिट गया। चलिए, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है। ये जो एंड पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो इसके मेनली कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट्स। सबसे पहला फर्स्ट जो है वो सी शेप्ड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, सेकेंड हो गया मिडिल पार्ट, इसको बोलते हैं जेजुनम। और थर्ड हो गया एंड हाईली कॉइल्ड लॉन्ग पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग इलियम, इलियम। ठीक है, अभी क्या होता है कि खाना आपका स्टमक पे आया, स्टमक पे से वो फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आता है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर सॉरी, ये क्या करता है? ये खाने के बैक फ्लो को वापस स्टमक में जाने से रोक देता है। ठीक है, तो अभी इसके मेनली हम देख लिए इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये काफ़ी कॉइल्ड होता है, ये काफ़ी एकदम ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अंदर में। और ये इसका जो है 3 पार्ट है मेनली। पहला है सी शेप, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद है मिडिल पार्ट, जिसको बोलते हैं हम जेजुनम, मिडिल पोर्शन को जेजुनम बोलते हैं। और ये हाईली कॉइल्ड लॉन्ग जो पार्ट होता है लास्ट वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियम। ठीक है, और इसमें एक स्फिंक्टर यहाँ पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके लास्ट पार्ट को, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, भी मिट गया, चलो कोई बात नहीं। अभी लार्ज पार्ट को देखेंगे, जो कि है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो खाना का जो में लास्ट काम होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अभी ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो होते हैं, इसमें मेनली आपके कुछ जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एक होता है यहाँ पे केकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम, चौथा होता है एनस। ठीक है, तो पहले हम इसको लेबल कर देते हैं। इस पार्ट को बोलेंगे केकम। ठीक है, उसके बाद ये कोलोन। अच्छा, कोलोन पहले नाम लिख देते फिर समझा देंगे। कोलोन, हाँ, ये कोलोन भी होता है आपका 3 तरह का, 4 पार्ट एक्चुअली। असेंडिंग कोलोन, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग कोलोन, जगह बहुत छोटा पड़ रहा है, और ये हो गया आपका सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका रेक्टम, और ये हो गया एनस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है जिसको बोलते हैं
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। चलिए अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली ये होता है केकम, कोलोन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, ये होते हैं इनके पार्ट। ठीक है, तो कोलोन केकम कौन सा पार्ट हो गया कि जहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपनिंग होता है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग होता है जहाँ पे, हाँ, वो उसको बोलते हैं केकम। ये एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सैक लाइक होता है। और यहाँ पे कुछ जो है आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो आपको हेल्प करता है, आपके बॉडी में खाने को हजम करने में हेल्प करता है, वो बैक्टीरिया वगैरह सब यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया आपका केकम। ये होता है पाउच होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। और ये जो है आपका यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे आपका इलियम ओपन होता है, इलियम ओपन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका कोलोन। अभी कोलोन में देखिए, कोलोन जो होता है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। अभी इसको रटने का जरूरत नहीं, इससे कोलोन याद रखिए, बाकी चीज़ तो अपने याद हो जाएगा। तो कैसे याद हो जाएगा, तो देखिए ये असेंडिंग कोलोन मतलब ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो उसको बोलते हैं असेंडिंग। कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, छोटा से बड़ा लिखो, तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग। तो इसीलिए इसका नाम है असेंडिंग कॉलम। उसके बाद ये स्ट्रेट है, हाँ, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट मतलब ट्रांसवर्स। अगर किसी चीज़ का सेक्शन किया जाता है ना, तो ट्रांसवर्स ऐसे काटा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलम, स्ट्रेट है। उसके बाद ये कॉलम नीचे आता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम। अब वो नीचे आ रहा है इसलिए उसको डिसेंड कर रहा हूँ, डिसेंडिंग कॉलम। और उसके बाद ये यहाँ पे एस शेप में मुड़ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, इतना ही है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मोइड कॉलम, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। तो कॉलन में हो गया जो आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और लास्ट सिग्मोइड। अभी सिग्मोइड कॉलन के नीचे एक और सैक जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम, ठीक है, ये भी एक सैक लाइक होता है स्ट्रक्चर, सैक लाइक बोलिए, पाउच लाइक बोलिए, जो बोलिए। तो ये होता है आपका सिग्मोइड कॉलन के जस्ट नीचे। और यहाँ पे आपके फीसेस जमा होते हैं। फीसेस मतलब जो आपका जो अनडाइजेस्टेड चीज़ है, जो आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे जाके जमा हो जाता है। और ये हो गया एनस। एनस हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिससे आपके जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो बाहर निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। बस इतना ही है इसमें। क्या है इसमें, अच्छा एक चीज़ और, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अभी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, आप लोग सुने होंगे, लोग कहते हैं कि भाई मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, मेरे को अपेंडिसाइटिस हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है बहुत। तो क्या होता है अपेंडिक्स, क्या होता है कि यहाँ एक फिंगर लाइक उंगली के जैसा एक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, ठीक है, आपका इस साइड, तो इसी को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, ये है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है ये है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब होता है कि वो ऑर्गन जिसका अब कोई काम नहीं है शरीर में। ठीक है, क्यों इसका काम नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो चीज़ रहता है वो मेनली आपका डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज का। अब सेल्यूलोज तो हम शरीर में ले नहीं रहे, वो तो जो आपके
जो गाय बकरी ये लोग हैं जो घास फूस खा रहे हैं वो डायरेक्ट उसको ले रहे हैं, तो वो सेलुलोज ले रहे हैं। तो अब इसका काम है सेलुलोज को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना। तो अब सेलुलोज हमारे शरीर में जाता ही नहीं है, तो चूंकि वो नहीं जा रहा है तो ये अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं रहा, कोई काम नहीं कर रहा, करते करते ये वेस्टिजियल हो गया, ऐसा कोई काम नहीं रहता। लेकिन जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या किसी तरह दिक्कत होता है तो फिर ये वेस्टिजियल ऑर्गन बड़ा समस्या खड़ा कर देता है, ठीक है। तब हम लोग को जो प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, और फिर उसका फिर अलग से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपका मेनली इतना ही जान लीजिए कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है। चलिए, तो हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन भी हम समझ लिए कि इसमें क्या क्या मेन पार्ट है। अभी आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा सबसे पहले कि आपका डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन कुछ नहीं होता है, सिंपल भाषा में बोले तो हम जो खाना खाते हैं उसी को तोड़ के जब शरीर उसको एब्जॉर्ब करने के लायक बना लेता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। फिर हम लोग इसका पार्ट देखें, तो पार्ट में मेनली हम लोग क्या क्या देखें कि इसमें एलिमेंट्री कनाल रहता है और ग्लैंड्स रहते हैं। यानी बोले एलिमेंट्री कनाल्स में हमने ओरल कैविटी पढ़ा, हमने फेरिंग्स पढ़ा, हमने इसोफेगस पढ़ा, हमने स्टमक पढ़ा, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा और हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आगे बना सकूँ। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग मेनली 5-6 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो ऐसे भी आप लोग तो स्किप करके देखते होंगे, तो इसको भी स्किप करके पूरा देखिएगा तो ऐसे भी आप लोग पूरा बोर हो जाइएगा। इसलिए इसको तोड़ तोड़ के आराम से पढ़ेंगे और जो है आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। चलिए, थैंक यू।